प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तमिलनाडु के कलपक्कम में देश के पहले स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में कोल्ड लोडिंग के शुभारंभ के साक्षी बने। इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हरियाणा के हिसार में स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में देश के पहले हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन किया। मौसम विभाग ने कल से पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में फिर बारिश और बर्फबारी का अनुमान व्यक्त किया है। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और रणजी ट्रॉफी क्रिकेट में मुंबई ने तमिलनाडु को हराकर 47वीं बार फाइनल में जगह बनाई। समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तमिलनाडु के कलपक्कम में देश के पहले स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के शुभारंभ का अवलोकन किया। देश के 3 चरणों वाले परमाणु कार्यक्रम के महत्वपूर्ण दूसरे चरण में प्रवेश की ये प्रमुख उपलब्धि है। इस रिएक्टर की क्षमता 500 मेगावाट बिजली उत्पादन की है। इसके निर्माण में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों सहित 200 से अधिक भारतीय उद्योगों का महत्वपूर्ण योगदान है। इस रिएक्टर के शुरू होने पर भारत रूस के बाद वाणिज्यिक रूप से संचालित होने वाले फास्ट ब्रीडर रिएक्टर वाला दूसरा देश होगा। ये रिएक्टर ऊर्जा का एक सुरक्षित, कुशल और स्वच्छ स्रोत प्रदान करेगा और शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान देगा। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार ने देश के विकास और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनाने के लिए अनेक योजनाएं शुरू की हैं। प्रधानमंत्री ने आज चेन्नई में एक जनसभा में कहा कि केंद्र सरकार तमिलनाडु में बुनियादी ढांचे के विकास और हजारों मध्यम, सूक्ष्म तथा लघु इकाइयों को प्रोत्साहित करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। मोदी ने विकसित भारत के साथ साथ विकसित तमिलनाडु का संकल्प लिया हुआ है। हमें जल्द ही भारत को दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी बनाना है। इसमें तमिलनाडु की, चेन्नई की भी बड़ी भूमिका है। भारत सरकार चेन्नई जैसे शहरों को विकसित करने के लिए निरंतर काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए बड़े पैमाने पर काम कर रहा है। 21वीं सदी की बहुत बड़ी चुनौती एनर्जी सिक्योरिटी है। आज हमारी सरकार इस दिशा में भी तेजी से काम कर रही है। भारत ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए बड़ा कदम उठाया है। आज कलपक्कम में देश के पहले और मेड इन इंडिया फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ने बिजली उत्पादन के लिए ऐतिहासिक पड़ाव पार किया है। इससे पहले तेलंगाना में प्रधानमंत्री ने आज विभिन्न राज्यों की 56,000 करोड़ रुपए की बिजली, रेल और सड़क क्षेत्रों की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार राज्यों के विकास के साथ देश के विकास के मंत्र का पालन करती है। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होने पर देश में निवेशकों का विश्वास बढ़ेगा और अधिक निवेश आने से राज्यों को भी लाभ होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने देश के पहले हरित हाइड्रोजन संयंत्र का आज हिसार के जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड में वर्चुअली उद्घाटन किया। यह स्टेनलेस स्टील उद्योग के लिए दुनिया का पहला ऑफ ग्रिड हरित हाइड्रोजन संयंत्र और रूफटॉप तथा फ्लोटिंग सोलर वाला दुनिया का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र होगा। इससे प्रतिवर्ष लगभग 2,700 टन कार्बन उत्सर्जन में कमी के साथ साथ अगले 2 दशकों में कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में 54,000 टन की कमी आएगी। श्री सिंधिया ने कहा कि आयातक से निर्यातक बनने के बाद अब भारत का लक्ष्य कच्चे इस्पात के क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक बनना है। संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने साइबर धोखाधड़ी पर रोक लगाने के लिए आज नई दिल्ली में संचार साथी पोर्टल पर डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म और चक्षु पोर्टल की शुरूआत की।
इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी में दूरसंचार संसाधनों के दुरुपयोग को रोकने के लिए हितधारकों के बीच समन्वय बनाना है। लोग धोखाधड़ी के लिए कॉल, एसएमएस या व्हाट्सएप पर प्राप्त संदिग्ध संदेशों की रिपोर्ट चक्षु पोर्टल पर कर सकते हैं। श्री वैष्णव ने कहा कि इससे साइबर धोखाधड़ी के खिलाफ लड़ाई में सरकार के प्रयासों को और मजबूती मिलेगी। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि कृषि क्षेत्र देश के 2047 तक विकसित भारत बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। डिजिटल गेटवे ई किसान उपज निधि के शुभारंभ समारोह में श्री गोयल ने कहा कि ये किसानों की भंडारण व्यवस्था को आसान बनाएगी, साथ ही इससे उनको उपज का उचित मूल्य भी मिलेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में राज्य तथा केंद्रीय वस्तु और सेवा कर अधिकारियों के राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की। सम्मेलन में वस्तु और सेवा कर चोरी तथा फर्जी चालान से निपटने के बारे में विचार विमर्श किया गया। बैठक में केंद्र और राज्य वस्तु और सेवा कर अधिकारियों के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा किया गया। रक्षा मंत्रालय ने भारी भरकम वाहनों और उपकरणों के इंजनों के लिए देश में ही उन्नत ईंधन और नियंत्रण प्रणाली विकसित करने के वास्ते BEML लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और मिश्र धातु निगम लिमिटेड के साथ आज एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इन कंपनियों का लक्ष्य इंजन प्रणाली के विकास के लिए अपनी डोमेन विशेषज्ञता का विस्तार करना है, जिससे लड़ाकू वाहनों के विनिर्माण में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने सांसदों और विधायकों को रिश्वत लेकर संसद या विधानसभा में भाषण या वोट देने के लिए कानूनी कार्रवाई में छूट न देने का आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत मामले में 5 न्यायाधीशों की पीठ के 1998 में दिए गए फैसले को खारिज कर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये महत्वपूर्ण फैसला स्वच्छ राजनीति सुनिश्चित करेगा और कानून व्यवस्था में लोगों का विश्वास और मजबूत करेगा। एक अन्य फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने आम आदमी पार्टी को दिल्ली में राउज एवेन्यू अदालत के निकट अपने मुख्यालय को 15 जून तक खाली करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने कहा है कि ये जमीन दिल्ली उच्च न्यायालय को परिसर के विस्तार के लिए दी गई थी, लेकिन इस पर अतिक्रमण किया गया। दिल्ली विधानसभा में वित्त मंत्री आतिशी ने आज 76,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। उन्होंने कहा कि इस साल स्वास्थ्य बजट पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 11% कम किया गया है। बजट में दिल्ली निवासी महिलाओं को 1,000 रुपए देने का प्रस्ताव किया गया है। दिल्ली में 250 नए न्यायालय कक्ष भी बनाए जाएंगे। उत्तराखंड सरकार ने दंगों के दौरान सार्वजनिक और निजी संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई उपद्रव करने वाले लोगों से करने के लिए आज एक अध्यादेश को मंजूरी दे दी। राज्य सरकार के अनुसार दंगे के दौरान घायल होने के उपचार का पूरा खर्च भी जिम्मेदार लोगों से वसूला जाएगा। इसके अलावा दंगे के दौरान पुलिस, प्रशासन और अन्य दंगा नियंत्रण एजेंसियों पर हुए सभी खर्चों की भी वसूली की जाएगी। गृहमंत्री अमित शाह ने लद्दाख के एक प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया है कि केंद्र सरकार केंद्र शासित प्रदेश को जरूरी संवैधानिक सुरक्षा उपाय उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि लेह और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की मांगों पर गौर करने के लिए लद्दाख पर गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति संवैधानिक सुरक्षा उपायों के तौर तरीकों पर चर्चा कर रही है। लेह और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के 6 सदस्यों के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज नई दिल्ली में श्री शाह से मुलाकात की। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज 66 अंक बढ़कर 73,872 के सर्वकालिक उच्च स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी 27 अंक की तेजी से 22,406 अंक के स्तर पर पहुंच गया। दिन के दौरान ये 22,441 के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया था। विदेशी मुद्रा बाजार में भारतीय रुपया आज अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 82 रुपए 89 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। अंतिम समाचार मिलने तक ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत $83.22 प्रति बैरल पर थी। भारतीय रिजर्व बैंक ने IIFL फाइनेंस लिमिटेड को स्वर्ण ऋण स्वीकृत करने या वितरित करने पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। रिजर्व बैंक ने कहा कि कंपनी सामान्य संग्रह और वसूली के माध्यम से अपने मौजूदा स्वर्ण ऋण पोर्टफोलियो की सेवा जारी रख सकती है।
सरकार ने संयुक्त अरब अमीरात और बांग्लादेश को 64,400 टन प्याज के निर्यात की अनुमति दी है। केंद्र ने घरेलू उपलब्धता बढ़ाने और कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए पिछले साल दिसंबर में इस साल 31 मार्च तक प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। सरकार ने तंजानिया को 30,000 मीट्रिक टन गैर बासमती सफेद चावल और जिबूती तथा गिनी बिसाऊ को 80,000 टन टूटे चावल के निर्यात की भी अनुमति दी है। मौसम विभाग ने कल से बृहस्पतिवार तक पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में बारिश और बर्फबारी का अनुमान व्यक्त किया है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हल्के से मध्यम बारिश होने की संभावना है। अगले 3 दिन में अरुणाचल प्रदेश में बारिश का अनुमान है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पार्टी के नेता शहबाज शरीफ ने आज पाकिस्तान के 24वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। श्री शरीफ दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के उमर अयूब खान को नेशनल असेंबली में हराकर प्रधानमंत्री का पद प्राप्त किया। मुंबई की टीम रणजी ट्रॉफी क्रिकेट के फाइनल में पहुंच गई है। सेमीफाइनल में मुंबई ने तमिलनाडु को पारी और 70 रन से हराया। मुंबई 48वीं बार इस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचा है। फाइनल में मुंबई का सामना मध्य प्रदेश और विदर्भ के बीच खेले जा रहे सेमीफाइनल मैच के विजेता से होगा। टेबल टेनिस के महिला और पुरुष टीम ने पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालीफाई कर इतिहास रच दिया है। दोनों टीमों ने विश्व रैंकिंग के आधार पर पहली बार ओलंपिक के लिए क्वालीफाई किया। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में विमेन प्रीमियर लीग क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने यूपी वॉरियर्स को 199 रन का लक्ष्य दिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तमिलनाडु के कलपक्कम में देश के पहले स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रेडर रिएक्टर में कोर लोडिंग के शुभारंभ के साक्षी बने। इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हरियाणा के हिसार में स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में देश के पहले हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन किया। मौसम विभाग ने कल से पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में फिर बारिश और बर्फबारी का अनुमान व्यक्त किया है। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है और रणजी ट्रॉफी क्रिकेट में मुंबई ने तमिलनाडु को हराकर 47वीं बार फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।